सो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप काफ़ी देर से ऑर्डर टर्म सुनते आ रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा ऑर्डर के बारे में। तो अब हम ऑर्डर को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर जो है वो रेट लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हमने रिएक्शन लिखी थी, सपोज A प्लस बी हमें प्रोडक्ट दे रहा है P, तो हम जब इसका ऑर्डर, जब हम इसकी रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ के हिसाब से R इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका x मोल है और इसके कितने हैं, y है। तो जो भी हम पावर में ले रहे हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं x प्लस वाई, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n वैल्यू। और यहाँ पे बच्चों ये n वैल्यू क्या है, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको अगर मैं लैंग्वेज में क्रिएट करती हूँ तो बच्चों लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ऑर्डर क्या है, ये सम है पावर का जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इन रेट लॉ। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, देन order is the sum of power of the reactants concentration in the rate law of the reaction, ठीक है। तो बच्चों जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका जो सम होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। बच्चों एक और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है, n वैल्यू किसके बराबर होता है, सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब हम n की बात कर रहे हैं, ऑर्डर को हम n से भी डिनोट करते हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बच्चों जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, तो उस केस में जब हम मैकेनिज्म में देखते हैं तो जिस मैकेनिज्म में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और उस स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हैं, उस स्टेप में जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनका नंबर हम क्या होता है, उसका नंबर जो होता है हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर स्लोएस्ट स्टेप में 2 रिएक्टेंट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर स्लोएस्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर स्लोएस्ट स्टेप में एक ही पार्टिकल है, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही मॉलिक्यूल है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो रेट डिटरमाइन स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी एक और डेफिनेशन है और टू दी पॉइंट यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई है। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अदर फीचर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू n वैल्यू, है ना। तो बच्चों जो सेकंड पॉइंट है इसका वो ये है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो रिएक्शन का है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो। जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर जो है बच्चों ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट,
ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब आप इक्वेशन को देख के ऑर्डर नहीं फाइंड आउट कर सकते। आपको अगर इस इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आपको एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो डेटा हमें गिवन है, जो हमें याद है, उनका तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, हमें पता है, हमें याद है। लेकिन कोई अगर अननोन रिएक्शन दे दी है तो आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट बच्चों ये है, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसके अंदर जितने रिएक्टेंट्स हैं, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उतना ही क्या होगा, ऑर्डर होगा। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतना ही ऑर्डर होगा, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितनी मॉलिक्युलरिटी है उतना ही उसका ऑर्डर होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में रिएक्टेंट के बराबर ऑर्डर हो ये ज़रूरी नहीं है, जो हम ऑलरेडी रेट लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ऑर्डर जो है वो क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बराबर होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, इट मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो ऑर्डर है वो मॉलिक्युलरिटी के बराबर हो सकता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मॉलिक्युलरिटी, तो ये एक और नया वर्ड है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस वीडियो में। सो लेट्स सी अबाउट द मॉलिक्युलरिटी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द मॉलिक्युलरिटी। व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम बिल्डअप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्युलरिटी, सपोज यहाँ पे मेरे पास में है N2 और ये रिएक्ट कर रहा है 3H2 के साथ में, ठीक है। और ये बनाएगा हमारे पास में 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर होगी? मॉलिक्युलरिटी जो भी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है, जितने भी अमाउंट में रिएक्ट कर रहे हैं उसके बराबर होगी। जैसे यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट है, उसका कॉफिशिएंट कितना है 3, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी बच्चों? 4 के बराबर। मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे क्या है? 4। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मॉलिक्युलरिटी को मैं डिफाइन करती हूँ तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ, क्या है ये? इट इज द total number of reactant molecules, total number of reactant molecules which participate in, which participates in the stoichiometric रिएक्शन, ठीक है। जो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों, स्टोइचियोमेट्रिक, राइट। नाउ इस स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है, इट रिफर्स टू, व्हाट डज इट मीन्स? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो जितने मोल ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस्ड होती है उसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ मोल गिवन हो इन सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड करते हैं तो हमें मॉलिक्युलरिटी मिल जाती है, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों ये तो है मॉलिक्युलरिटी के बारे में। अब हम इसके और भी फीचर्स देखते हैं, उसके बाद में हम इसको ऑर्डर के साथ में कोरिलेट करेंगे और देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। Now students, this is the first point which we have already studied, right? So molecularity क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट है जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें दिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम ऐड कर देंगे जो भी बैलेंस इक्वेशन में है तो वो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट जो है, मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इट कांट बी ज़ीरो, ना तो ये ज़ीरो हो सकती है, ना तो ये फ्रैक्शनल हो सकती है,
कोई भी मॉलिक्यूल आधा रिएक्ट नहीं करता, कोई भी एटम आधा रिएक्ट नहीं करता। अगर 0 एटम्स है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, या फिर इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आई हैव यूज्ड अ क्रॉस वर्ड, इसका मतलब क्रॉस साइन का मतलब है कि ये ऐसा कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा ऑर्डर जो था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी बच्चों, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब है आप इक्वेशन को सीधा देख के ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। आपको उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको इक्वेशन गिवन है, आपको उसने बैलेंस किया और आपने सीधा उसका आंसर निकाल दिया। सिंपल बैलेंसिंग की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट ये है कि कभी भी मॉलिक्युलरिटी की बात कर लें या ऑर्डर है, वो 3 से ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। मॉलिक्युलरिटी भी 3 मिलती है हमें या ऑर्डर भी 3, इससे ज़्यादा अगर 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर हो जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों? देखो बच्चों, 3 से ज़्यादा ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 4 मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो चारों मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। प्लस 4 मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के साथ साथ प्रॉपर एनर्जी भी हो, मतलब थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी हो एक साथ में, ये भी पॉसिबल कम है। हो सकता है 3 की एनर्जी प्रॉपर हो लेकिन 4th वाले की प्रॉपर ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि चारों की प्रॉपर एनर्जी है लेकिन चारों एक ही टाइम पे एक ही साथ में टकराएं, वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 3 से ज़्यादा की बात करते हैं तो वो एक ही साथ में कोलाइड हो, इसकी चांसेस भी कम है। ठीक है, कोलाइड भी हो गए तो क्या वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे? तो इसकी भी चांसेस कम है। अगर चलो प्रॉपरली ओरिएंट भी हो गए तो क्या उनमें सफिशिएंट एनर्जी है? इसकी भी चांसेस कम है। तो ये तीनों पैरामीटर एक साथ में हिट हो, इसकी चांसेस बहुत कम है। इसलिए हमें मैक्सिमम जो ऑर्डर है, हम बहुत सारी इक्वेशंस मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक देख पाते हैं। 3 से ज़्यादा हमें, 3 भी बहुत रेयर है और 3 से ज़्यादा तो रेयरेस्ट हो जाती है, बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो स्टूडेंट आपको 1 2 3 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट समझाना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द लास्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स द 5th पॉइंट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर चेंजेस ऑन चेंजिंग द बैलेंस इक्वेशन। तो जब भी हम मॉलिक्युलरिटी को चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो अगर हम उस इक्वेशन की बैलेंसिंग चेंज भी कर दें तब भी मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं हुई उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन नेवर चेंजेस with changing the बैलेंस इक्वेशन। अगर हम बैलेंस इक्वेशन चेंज करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तब भी मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होगी। चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं कि N2 3H2 के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? 2NH3, राइट। अगर मैं हाफ मोल ऑफ लेती हूँ N2, ये रिएक्ट करता है 3/2H2, तो हमें क्या मिलेगा? NH3। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन का जस्ट हाफ कर दिया। अगर हम ट्वाइस कर दे फर्स्ट इक्वेशन का तो हमें मिलेगा N2 प्लस 6H2। यहाँ पे जब 2 मिल रहे थे तो यहाँ पे हमें ट्वाइस में क्या मिलेंगे? 4NH3। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही एक ही इक्वेशन है लेकिन इनमें हमने बैलेंसिंग वेरी कर रखी है। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, N1 है इसलिए और H2 कितना है? 3, तो टोटल मिला के मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 4। यहाँ पे क्या है? 1/2 प्लस 3/2, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे भी?
4, राइट। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर हम 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, सिंपल रेशियो निकाल रही हूँ मैं 1:3, तो कितना हो जाएगा, ये भी 4। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन अगर सेम है, अगर आप उसकी बैलेंसिंग चेंज भी करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगी, मॉलिक्युलरिटी रहेगी सेम, मॉलिक्युलरिटी विल बी सेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितनी निकल रही है, इस केस में हमें कितनी मॉलिक्युलरिटी मिल रही है, 4, तो इस केस में कितनी मॉलिक्युलरिटी, 4, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी भी इक्वेशन में जब हम बैलेंसिंग चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होती किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। So student, this is all about the molecularity. So now let's see the difference between order and molecularity. So let's see the difference between order and मॉलिक्युलरिटी। बच्चों ये पूछा जाता है आपको सीबीएसई बोर्ड में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है इट मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules participate in rate determining steps. Number of reactant molecule participate in RDS, right? और यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युलरिटी में क्या लिया था हमने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन स्टाइशियोमेट्री रिएक्शन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये क्या है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें मॉलिक्युलरिटी, तो ये इट कैनॉट बी 0 और नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, बट 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। फोर्थ, ये हमारे पास जो ऑर्डर है ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल कभी भी आधा नहीं होता, कैनॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है, ये फ्रैक्शनल नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट बच्चे देखिए, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर कोई सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उसके अंदर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट इसमें भी सेम है, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, these are the 5 points which you should keep in mind, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो आरडीएस पे डिपेंड करता है, ये स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव या 0 कभी नहीं होता, हम ये हमेशा क्या होता है, होल नंबर में होता है, इट इज़ ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है। ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, एंड सेम पॉइंट इज फॉर द molecularity. So students, this is the difference between order and molecularity. Now in next topic we are going to deal with pseudo order reaction. Now students, let's see what is pseudo order reaction. Now students, let's see about the pseudo order reaction. Students, pseudo word means false. What does it means? It means false, right? So हमें वो रिएक्शन लगती सपोज किसी और ऑर्डर की है, बट वो होती लोअर ऑर्डर की है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर, जो ऑर्डर हमें दिखता है, ऑर्डर सीम्स टू बी हायर बट एक्चुअली इट इज लोअर,
इट मीन्स हमें ऑर्डर लगता है, सपोज वो सेकंड ऑर्डर है बट वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो वो हमें लगने में हायर ऑर्डर लगता है बट वो एक्चुअली लोअर ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों? लेट्स सी। तो ये डेफिनेशन है सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके साथ में इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें CH3COO सपोज C2H5 ले लेते हैं हम, राइट। और ये वाटर के साथ में, वाटर के अंदर है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और कैसा मीडियम है, हमने एसिडिक मीडियम ले रखा है, ठीक है। तो इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिड, एसिटिक एसिड, प्लस आपको अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल, ठीक है। तो एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, ठीक है, एस्टर से हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस होने से, वाटर के लाइसिस होने से क्या मिलता है, एसिटिक एसिड प्लस हमें अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। ये तो जनरल इक्वेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंपल वे में देखें, विजिबली देखें, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं ना, तो CH3COO C2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये हमें दिख रहा है। ये तो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है, ठीक है, एसिडिफाई करने के लिए। तो देखिए हमें ये 2 दिख रहा है, अब यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये कौन सा ऑर्डर है, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेकेंड 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखता है, बट एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, इसमें जो ये वाटर है, वाटर एक्सेस में लिया जाता है। इसमें वाटर क्या होता है बच्चों, एक्सेस में होता है, और एक्सेस में होने की वजह से विद स्पैन ऑफ टाइम जैसे से रिएक्शन आगे मूव करती है, तो इसमें जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब ये जो रिएक्टेंट है, वाटर जो रिएक्टेंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन चेंज है, कंसंट्रेशन चेंज है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो जो चीज़ में कंसंट्रेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये एक्सेस में है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं लिखते, आप इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेस में होने की वजह से आप इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, तो सीधा ही आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज हमें ये रिएक्शन सीम्स होती है, ऐसा लगता है हमें कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअली इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स, जो भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस में होगा, अगर रिएक्टेंट एक्सेस में है तो आपको उसको नेग्लेक्ट करना है, तो उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट बचे हैं उसके हिसाब से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सो लेट्स सी दी अनदर एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, second example is acidic hydrolysis of cane sugar, ठीक है। हम केन शुगर से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 केन शुगर का फॉर्मूला है। वाटर का लाइसिस करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ वाटर ले रहे हैं, उस सॉल्वेंट को हमने एसिडिफाई कर रखा है एसिड की हेल्प से। तो बच्चों, जब हाइड्रोलाइसिस होगा ऑफ केन शुगर तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो C6H12O6 ये हमें मिल गया है ग्लूकोज, प्लस आपको मिलेगा C6H12O6 और हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है ना, तो ग्लूकोज और आपको फ्रक्टोज मिल गया। अब स्टूडेंट्स वापस से अगर हम इसमें रेट देखें तो रेट हमें दिखता है के, आप यहाँ पे लिख दीजिए, सपोज हम नाम लिख देते हैं शुगर और साथ में क्या है, वाटर, ठीक है। लेकिन वाटर बच्चों क्या है, एक्सेस में है। जैसे पहले के केस में वाटर 5 टाइम ग्रेटर था देन एस्टर, उसी तरीके से यहाँ पे भी वाटर क्या है बच्चों, एक्सेस में है। और एक्सेस में होने की वजह से आप यहाँ पे ये टर्म नहीं लिखेंगे, टाइम के हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट सिर्फ
शुगर पे डिपेंड कर रही है। तो देख लीजिए, पहले हमें ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक्चुअल में ऑर्डर हमें हायर दिखता है, बट वो होता लोअर है। क्यों लोअर होता है? कि उसमें जो अदर रिएक्टेंट होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, इन दोनों को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हमें लगता है सेकेंड ऑर्डर है, बट एक्चुअल में ये होते फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी आई होप आपको समझ में आ गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now students, let's see some problem which we have already studied, right? The topic which we have already studied, let's see the problem related to that topics. Now students, suppose आपको एक वैल्यू दे रखी है जहाँ पे रेट है, रेट इज इक्वल्स टू के एन Cl2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि रेट की क्वेश्चन ये है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर क्या है। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स है उनको हमको ऐड करना है। अब यहाँ पे Cl के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1, और NO के ऊपर क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमें ऑर्डर क्या मिल रहा है, 3, राइट। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इक्वेशन गिवन है और उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्युलरिटी। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। सपोज यहाँ पे दे रखा है NH4NO2, राइट, और यहाँ पे N2 मिलता है इससे हमें वाटर। अब बताइए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है। बच्चों, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू आप देखते ही बता सकते हैं। रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, इसके लिए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1। तो ये हो क्या होगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉलिक्युलरिटी का। यहाँ पे अगर सपोज 2I है, ओके, एंड ये कन्वर्ट हो रहे हैं H2 और I2 के अंदर, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट देखना है। कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे, 2 रिएक्टेंट्स है। तो इसमें मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से। चलो बच्चों, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रही हूँ। उस रिएक्शंस के लिए, इक्वेशंस के लिए आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है ऑर्डर। ठीक है, और आपको उसके लिए फाइंड आउट करना है डायमेंशन, दैट इज यूनिट डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन दूंगी मैं आपको उसके लिए डिटरमाइन करना है ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। So let's see the first equation. C2H5Cl जो गैसियस स्टेट में रिएक्ट करता है और हमें इथीन देता है C2H4 प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें देखो ऑर्डर, वैसे तो हम ऑर्डर डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट फिर भी अगर हम इस इक्वेशन को देखें और अगर हम डेटा को देखते हैं जो हमारे पास में होता है, तो उसका जो ऑर्डर होता है बच्चों, ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। जब आपको ऑर्डर पता चल जाए, ठीक है, ऑर्डर हम निकालना सीखेंगे। अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बच्चों आप इसका अगर यूनिट निकालना चाहते हो, आपको फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पता है। फर्स्ट ऑर्डर यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, और ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इसके लिए मैं रेट लॉ इक्वेशन लिखूंगी तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। ठीक है,